दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीमेंट की वैधता के ऊपर। मतलब अगर कोई एग्रीमेंट है तो भाई कितना दिन तक वो वैलिड रहता है, 1 साल तक, 3 साल तक या फिर हमेशा के लिए। बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के बीच। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई एग्रीमेंट का वैल्यू जो है मात्र 3 साल का होता है, उसके बाद उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है। सारा कंफ्यूजन जो है इस वीडियो में दूर होने वाला है। बस आपको शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना होगा, वो भी लगातार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि भाई एग्रीमेंट होता क्या है, इकरारनामा होता क्या है। देखिए एग्रीमेंट का सीधा मतलब होता है समझौता, एग्री करना, सहमत होना। ओके, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या फिर पक्षों के बीच किसी बात को लेकर के सहमत होना, समझौता होना उनमें, वही है एग्रीमेंट, इकरारनामा। ओके, जैसे मान लीजिए जमीन का खरीद बिक्री का बात हो रहा है तो 2 व्यक्ति हैं, एक है बेचने वाला, एक है खरीदने वाला। दोनों के बीच बात हुआ, सहमति हुआ कि ये बोल रहा है कि भैया हम 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा बेचेंगे, ये सहमत हो गया। दोनों अगर सहमत हो गए हैं तो उनके बीच एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं। ओके, चलिए अब यहां पर भाई एग्रीमेंट में क्या क्या होती है उसको भी थोड़ा समझ लें आप, ठीक है। क्योंकि एग्रीमेंट का वैधता यानी वैलिडिटी के ऊपर डायरेक्ट आ जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। ओके, थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि भाई एग्रीमेंट में आखिरकार क्या क्या चीजें होती हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए एग्रीमेंट का जो फॉर्मेट होता है एक्चुअली, कहां गया भाई, ये देखिए, ये मान के चलिए एग्रीमेंट है आपका, ठीक है। चलिए इसको हम साइड में ही कर देते हैं। देखिए दोस्तों एग्रीमेंट में क्या होता है, देखिए ये क्या है, एग्रीमेंट है, एग्री से बना है एग्रीमेंट। ओके, यानी 2 या 2 से अधिक पक्ष या व्यक्ति जो है एग्री हो रहे हैं किसी बात को लेकर के। ओके, चलिए अब दोस्तों यहां पर हम जमीन के खरीद बिक्री के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। बाकी बात आप हर चीज समझ जाइएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए कि भाई जमीन का खरीद बिक्री हो रहा है तो होगा क्रेता, क्रेता यानी खरीदने वाला, लेखधारी जिसको कहा जाता है, ठीक है। अब क्रेता का जो है यहाँ नाम, पिताजी का नाम, पूरा एड्रेस वगैरह लिखा जाएगा, आधार नंबर वगैरह लिखा जाएगा। ओके, विक्रेता का भी पूरा डिटेल लिखा जाएगा, नाम, पिताजी का नाम, भाई उसका क्या पूरा डिटेल है, सब कुछ लिखा जाएगा। उसके बाद भाई एग्रीमेंट किस चीज का हो रहा है, ठीक है। एग्रीमेंट का जो रीजन है वो यहां पर लिखा जाएगा, अवधि लिखा जाएगा, अवधि की भाई एग्रीमेंट जो है कितना दिन तक वैलिड रहेगा ये भी रहता है। भाई कितना में तय हुआ है, जो मोबलग के रूप में लिखा रहता है, एडवांस मोबलग। ओके, कितना दिया गया, ओके, कितना में तय हुआ है। फिर यहां पर आ जाएगा संपत्ति का विवरण, क्या आ जाएगा, संपत्ति का विवरण। ओके, उसके बाद आता है टर्म्स एंड कंडीशन, संपत्ति का विवरण, भाई कौन सा जमीन का खरीद बिक्री हो रहा है, प्लॉट नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, कितना हिस्सा है उस व्यक्ति का, ठीक है। सारा कुछ जो है उस संपत्ति का विवरण। मान के चलिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, एक जमीन है जो ए के नाम से और ए से जो है बी ले रहा है, तो बी हुआ क्रेता, तो क्रेता की जगह पर बी लिखाएगा और विक्रेता की जगह पर ए लिखाएगा। जो भी समय सीमा भाई, क्योंकि एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो जो भी एडवांस के रूप में दिया जा रहा है, जो भी मोबलग राशि है, मतलब 10% के आसपास होना चाहिए, 10% मिनिमम, ठीक है। मतलब अगर 10 लाख में अगर कोई प्रॉपर्टी डील हुआ है तो 1 लाख रुपया जो है एग्रीमेंट में लिखा जाता है और वही जो है वैलिड रहता है, अच्छा होता है। ओके, फिर संपत्ति का विवरण, सब कुछ जो है यहाँ पर इस जमीन का पूरा डिटेल लिखा जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन कि भाई यहाँ पर जो भी यहाँ पर समझौता हुआ है उसमें अगर कोई पार्टी बदलता है तो भाई उसके ऊपर क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आप लिखा सकते हैं कि भाई 6 महीना के भीतर जो है जो क्रेता है वो विक्रेता को पैसा दे देगा और विक्रेता स्वतः जो है बी के नाम से जमीन रजिस्ट्री कर देगा, हस्तांतरण जमीन का कर देगा। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी होती है। मतलब भाई जो अधिकार का ट्रांसफर होने वाला है उसका यहां पर समझौता पहले हो चुका है। अब असली में जो आपका हस्तांतरण होगा अधिकार का वो होगा रजिस्ट्रार ऑफिस में, ठीक है। जमीन का रजिस्ट्री होगा, केवाला होगा। देखिए जमीन का मालिक एक्चुअल में कोई नहीं है भाई। जमीन, आप जिस जमीन पर रह रहे हैं वो सोच रहे हैं कि वो मेरा जमीन है, एकदम मेरा है, वैसा कुछ भी बात नहीं है। बस आप जमीन का एक आप रेंट दे रहे हैं, बस आपके अधिकार में केवल वो है, वो आपका जमीन नहीं है भाई। रियल बात तो ये है, ठीक है। अगर कहीं खरीद बिक्री भी होता है 2 पक्षों के बीच तो भाई अधिकारों का ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं कि भाई एकदम वो आपका है, आप उसको जन्म दिए, ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है। बस केवल आप दूसरा से अधिकार लिए हैं, कभी अधिकार किसी को देंगे, यही चीज है। कल दूसरा आदमी, मान के चलिए अगर आपके नाम से कोई जमीन है, आपका जो बाल बच्चे होंगे उनमें वो ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब उनको पहले मेरा अधिकार था, वो अधिकार ट्रांसफर हो गया, बच्चों में चला गया, फिर उन बच्चों का बच्चा होगा उनमें चला जाएगा, ये ट्रांसफर होते रहेगा। वो जमीन आपको नहीं मिलने वाला है, जाएंगे जब अंत होगा, ठीक है। सबका अंत होना ही है,
तो संपत्ति थोड़ा ना आपके साथ जाएगा। चलिए खैर वो सब हटाइए। तो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन सारा कुछ लिखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर अवधि के ऊपर यहाँ पर मेन रूप से यहाँ पर फोकस करना है। मान के चलिए वहां पर 6 महीना जो है अवधि लिखा गया है, 6 महीना के भीतर जो है यहाँ पर सारा काम हो जाना चाहिए, या 1 ईयर लिखा गया है, या फिर 2 ईयर, जो भी अवधि यहाँ पर डाला गया है कि भाई रजिस्ट्री हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, मान के चलिए कि 6 महीना डाला गया था अवधि कि भाई 6 महीना के भीतर जो है ये जो विक्रेता है यानी जो ए है जिसके नाम से संपत्ति है वो बी को हस्तांतरित कर देगा। अब वो तैयार नहीं हो रहा है, बदल जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मान के चलिए एग्रीमेंट में अगर डिले हुआ है तो कहीं ना कहीं या तो क्रेता या तो विक्रेता दोनों में से कुछ तो ढीलापन हुआ है कि नहीं। विशेष रूप से देखा जाता है कि भाई जो विक्रेता है वो बदल रहा है, ठीक है। तो जो समय सीमा दिया गया था उसके बाद अगर तैयार नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में जो भी समय सीमा है दोस्तों, जो भी आपका समय सीमा है प्लस में आपका 3 साल 3 ईयर के भीतर जो है आप कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं और कोर्ट के जरिए आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। नहीं समझे भाई, जो भी एग्रीमेंट में समय सीमा लिखा होता है अगर उस समय सीमा खत्म हो गया और वहां पर जो है एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जो भी वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन थे, तो उसके अगला 3 साल तक जो है आप कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। क्योंकि भाई एग्रीमेंट का अगर वायलेशन हुआ है तो आप जो है निचले स्तर तक अपने से सुलझाने का प्रयास करेंगे, नहीं सुलझेगा तो अंत में तो कोर्ट जाना ही है। तो कोर्ट जाएंगे तो आपको यहां पर 3 साल का ध्यान देना होगा कि भाई 3 साल तक आप जो है 3 साल के भीतर आप चले जाएं। अगर इसके बाद जाते हैं तो फिर ये जो अगला पार्टी जो है विक्रेता है वो कानून के तहत भाई खारिज जो है उस केस को करवा सकता है। समझे बात? अच्छा, कई लोग इस बात को लेकर के भी कंफ्यूज होंगे कि भाई जो एग्रीमेंट होगा वो सादा पेपर पर होना चाहिए या स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए आदि आदि। क्या दोनों अलग अलग हैं? नहीं भाई, दोनों का मान्यता सेम है। सादा पेपर पर हो या स्टाम्प पेपर पर हो, 50 रुपये का स्टाम्प पेपर, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर, ठीक है। एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है। हाँ, अगर सादा पेपर पर आपने कराया है, कोर्ट में अगर मामला जाता है तो भाई उस एग्रीमेंट में भाई जो भी स्टाम्प ड्यूटी लगना चाहिए था वो कोर्ट जो है फाइन मारेगी, वो पेड करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है, वैल्यू सबका है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि स्टाम्प ड्यूटी अगर आपके एग्रीमेंट में रहता है तो फिर वो थोड़ा सा आसान रहता है कोर्ट को समझना भी। ओके, चलिए दोस्तों, तो ये हो गया। अब एक चीज और होता है कि भाई ये जो अवधि है वो ऐसा यहाँ पर लिखा जाता है कि भाई ये दोनों के बीच जो एकरार हुआ है, जो समझौता हुआ है, ये जमीन यहाँ बेचने वाला है, बी खरीदने वाला है, तो समझौता ऐसा हुआ है कि जब भी बी बोलेगा ए को कि भैया हमें कर दीजिए रजिस्ट्री, तब जो है ए को करना होगा। ऐसा भी एग्रीमेंट में लिखा हो सकता है। अगर ऐसा लिखा है तब क्या होगा, जब भी जो है बी बोलेगा ए को, या तो बोलेगा या तो नोटिस भेजेगा। लेकिन बोलने वाला जो है थोड़ा सा प्रूव करना कोर्ट के सामने थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए चांसेस है कि बी जो है ए को नोटिस भेजेगा, लिखित में देगा कि भैया आप जो है इस तारीख को जो है एग्रीमेंट मतलब जो फाइनल रजिस्ट्री है वो करवा दे। मान चलिए कि जो एग्रीमेंट हुआ है 1990 में हुआ है, ठीक है, 1980 में हुआ है, हो गया 30-35 साल। तो वैसे कंडीशन में यहां पर क्या होगा, ठीक है, तो बी जो है अब 30-35 साल हो गया तो डर नहीं है बी को। ऐसा इसलिए डर नहीं क्योंकि उसमें लिखा गया कि जब भी बी जो है ए को बोलेगा तो फिर जो है ए को रजिस्ट्री करना होगा, चाहे इसका पुत्र और इसका पुत्र ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर बी ए से जमीन लिया है तो इसका पुत्र भी जो है दावा कर सकता है ना इसके पुत्र से, अगर दोनों का मृत्यु हो जाएगा तब। तो ये सारी चीजें यहां पर आती है। तो मान के चलिए लीगल नोटिस दिया। अब लीगल नोटिस देने के बाद अब उस तारीख को रजिस्ट्री करने के लिए नहीं पहुंचा ये व्यक्ति या इसका जो भी वारिस है, तो वैसे कंडीशन में उस दिन से लेकर के 3 साल के अंतराल में आपको जो है कोर्ट में वाद दायर करना होगा, केस दायर करना होगा। केस चलेगा और कोर्ट के माध्यम से फिर रजिस्ट्री होगा, ऑर्डर होगा, है कि नहीं। तो ये यहां पर 3 साल वाला जो लोगों के बीच जो कन्फ्यूजन है वो एक्चुअली ये है कि भाई 3 साल के भीतर आप जो है यहां पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। अगर 3 साल से ज्यादा होता है तो कोर्ट उस चीज को जो है मानने से इनकार करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। ओके, अब ये सारा जो है आपको कानून कहां मिलेंगे, तो भाई जो लिमिटेशन एक्ट जो है, लिमिटेशन एक्ट
1963 का जो सेक्शन आपका 54 जो है 54, इसमें जब पढ़िएगा तो ये सारी चीजें यहां पर जो है लिखी हुई है। ओके, तो यहां पर जो 3 साल का जो कंफ्यूजन है दोस्तों एक्चुअली ये है। अब बात रह गई कि भाई देखिए अगर एग्रीमेंट हमेशा हमेशा के लिए हुआ है, ठीक है, तो हमेशा हमेशा के लिए भी एग्रीमेंट जो है वैलिड रहता है। एग्रीमेंट कितनों दिन तक भी वैलिड हो सकता है, 100 साल तक, 200 साल तक भी, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर समय सीमा उसमें है तो समय सीमा से लेकर के 3 साल तक वो आदमी केस दायर कर सकता है, ये चीज है। अब बाकी बात कभी कभी अवधि में जो है हमेशा हमेशा के लिए लिखा रहता है, तो वो एग्रीमेंट हमेशा हमेशा के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। कल होकर के किसी तरह कुछ होता है तो मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट समझेगा, समझाना होगा आपको, है कि नहीं, उसके आधार पर आदेश आएगा। तो ये सारा चीज है। मतलब कुल मिलाकर के मेरा कहना ये है कि एग्रीमेंट का वैलिडिटी कुछ भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है, बाकी बात ये 3 साल उसमें ऐड होते जाएगा, ठीक है। बाकी बात आप लाइफ टाइम एग्रीमेंट भी करा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको हमेशा हमेशा के लिए एग्रीमेंट कराना है तो वो भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। ओके, अगर और भी किसी तरह का यहाँ पर कन्फ्यूजन बचता है आपके अंदर तो फिर आप कमेंट करके कह सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट में ही। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।